जब आप प्रिपरेशन करेंगे अपनी, you will follow two approach. First is theoretical knowledge. The second one is your practical approach. Theoretical knowledge, when you will study in this theoretical knowledge, the topic that you will cover is what is DBMS, what are the areas where DBMS are used, what are the features of DBMS, then the view, normal forms, join, different kind of keys, and if you will go for the top level, then functions, procedures, these all how it is work, how it works, that you will study in theoretical part. When you will come to practical approach, then you can either select any one uh, uh, query language, maybe Oracle, it may be MySQL, it may be PostgreSQL, NoSQL. ओके, सो आप कोई भी एक लैंग्वेज लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर देखिए बेसिक नॉलेज लगभग सबकी एक ही होती है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स में फ़र्क होता है, ठीक है। देन आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या क्या जानना चाहिए, क्रड ऑपरेशंस के लिए आप कौन सा कीवर्ड्स यूज करेंगे, जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, देन ट्रंकेट, देन आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस और स्कीमा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डेटाबेस, स्कीमा और टेबल इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शंस, प्रोसीजर, हाउ यू आर गोइंग टू कॉल द फंक्शंस, हाउ यू आर गोइंग टू कॉल द प्रोसीजर्स, बैच इंसर्ट कैसे करेंगे आप, मल्टीपल क्वेरीज अगर रन कर रही है, ठीक है, तो उसमें एसिड प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतना कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आप समझिए कि ये थोड़ा बहुत मतलब आप इंटरव्यू में बहुत कम दिक्कत होगी आपको, अगर आपने इतनी चीज़ों की तैयारी एक मिड लेवल पे की है तो। अगेन आई एम टेलिंग यू, फ्रेशर लेवल पे कोई भी आपसे एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं सोचता है, ठीक है। मिड लेवल की नॉलेज रखिए, बिल्कुल बेसिक भी मत रखिए, और बहुत ज़्यादा हाई एडवांस के चक्कर में भी आप सिर्फ डीबीएम्स पढ़ते रह गए तो बाकी चीज़ें छूट जाएगी। तो नॉलेज सबकी थोड़ी होनी चाहिए। हाँ, इंटरव्यू की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए आप इस समय, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग मूव करेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बेसिकली ये स्लाइड्स हो सकता है कई लोगों ने पहले भी इसको देखा होगा, इसमें बीच बीच में और भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। दैट विल स्टडी, जितना आपने 2 मंथ वाले में पढ़ा था इसमें उससे एक लेवल ऊपर है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरियाज वेयर डीबीएमएस कैन बी यूज्ड। डीबीएमएस के पहले डीबीएमएस कौन से एरियाज में यूज हो सकता है, ठीक है, या किस पर्पज से यूज होता है। आप में से कोई बताना चाहेगा, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कुछ लोग, एरियाज जहां पर डीबीएमएस यूज हो सकता है। Sir, there are many areas where DBMS is used, like railway station for managing ticket counters and managing data for travelers. ओके, And in IT organization, sir, hospital हो सकता है सर, और फिर होटल में भी हो सकता है सर। होटल में भी बहुत से कस्टमर्स आते हैं, जिसके कारण जहाँ पे सर मास पॉपुलेशन का मेजर को रखना होता है, वहाँ पे सर डेटाबेस यूज होता है। सर बेसिकली यूनिवर्सिटीज। सर, हाँ यस सर, ऑल्सो यूनिवर्सिटी ओके। सर। अब आप थोड़ा एक लेवल और सोच कर बताइए कि अगर डेटाबेस का यूज ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। सर उसको फिजिकली फिर रखना पड़ेगा, लाइक पेपर पेन पे ही करना पड़ेगा उसको। एक मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंटेन करना में बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। टोटल को काउंट करने में दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि अगर हमको किसी साल भर का पूरा ये पता करना है, तो उसको काउंट करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे डिजिटली सर हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं और एक सिंपली सबको टोटल करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये करने में हो जाएगा। फिर स्टोरेज सर, पेपर पेन, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, हार्ड टू मैनेज। हुँ, ठीक है। सो अगर हम ट्रेडिशनल वे में अपने डेटा को स्टोर करने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ डीबीएमएस दैट इज़ डिजिटल फॉर्म, तो ट्रेडिशनल वे में डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम होगी, उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना? कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा, और लॉस होने के बाद उसको दोबारा हो सकता है कि रिकवर भी ना कर पाएँ। जैसे अगर यहाँ डीबीएमएस आपका क्रैश कर सकता है, क्रैश करता है, यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स जहाँ पे आप फिर से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई डायरी, पेन, पेपर है जो सपोज जल गया, तो आप उसको रिकवर
नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, गुड, यहाँ तक सही था। तो लेट्स कम टू द स्लाइड। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स मैनेज, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इफिशिएंटली एंड सिक्योरली। मीन्स उसको मैनेज करना हो, उसको स्टोर करना हो, उसको रिट्राइव करना हो और उसको मैनिपुलेट करना हो। इन चीज़ों में ये आपका डीबीएमएस जो है, जो डिजिटल फॉर्म में आपके पास है, वो आपका काफ़ी हेल्पफुल है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास ट्रेडिशनल फॉर्म में हो, यानी पेपर पेन के फॉर्म में हो, तो आप उसको कहाँ स्टोर करते रहेंगे? या अगर उसे सेंड करना हो, तो आपको वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको पार्सल के थ्रू सेंड करना होगा। जबकि यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में अगर आपके पास है, तो डिजिटली भेजने के भी कई सारे आपके टूल्स अवेलेबल हैं, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, है ना? तो अब देयर आर मेनी की एरियाज़ जहाँ पे डीबीएमएस जो है वो अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो आता है डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज के लिए भी इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज़्म्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन-कौन से डेटाबेस यूज़ होते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अगर ये कहता है कि डीबीएमएस जब आप यूज़ करते हैं तो उसके की एरियाज़ क्या हैं? तो द वेरी फर्स्ट इज डेटा स्टोरेज। स्टोरेज के पर्पज से फिजिकल स्टोरेज की बजाय इसे हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटा रिट्रीवल, जब भी हम डेटाबेस डीबीएमएस में कोई डेटा अपना स्टोर करते हैं, तो वो क्या है, एक मशीन मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में रखा हुआ है। इट मीन्स वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, या आप डायरेक्टली उसको रीड नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ टूल, ठीक है? वो टूल क्या हो सकता है? आपका एसक्यूएल हो सकता है, आपका पोस्टग्रे एसक्यूएल हो सकता है, आपका माईएसक्यूएल हो सकता है, जो जो हमारा डेटा रखा हुआ है हमारे हार्ड डिस्क में, मशीन लैंग्वेज में रखा हुआ है, उसको वो रीड करके आपके सामने आपकी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है? सो दिस इज द डेटा रिट्रीवल, कि जो मेरा डेटा स्टोर्ड है उसे हम वापस जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अपने सामने रिप्रेजेंट करें, ठीक है? नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। डीबीएमएस इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर मेरा बैच इंसर्ट में चल रहा है मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ठीक है? 4-5 ट्रांजैक्शंस अगर मेरे हैं, ठीक है? या फिर अ, अगर मेरे पास डेटा एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मैं फिर से वही रो इंसर्ट कर रहा हूँ, तो क्या करेगा? ये डीबीएमएस बता देगा अगर मैंने पहले से कंस्ट्रेंट लगा रखा है तो, ठीक है? जैसे इसको समझिए, अगर मेरा एक मास्टर टेबल है, उस मास्टर टेबल में अगर मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, ठीक है? और उसके लिए मैंने एक प्राइमरी की ले लिया है स्टूडेंट आईडी। तो अगर मैं उस मास्टर टेबल में सेम ही स्टूडेंट का डेटा बाय मिस्टेक दोबारा एंटर कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि दैट डेटा इज गेटिंग डुप्लीकेटेड, ठीक है? इससे क्या हुआ, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, यानी हमें पता है कि मास्टर टेबल में हमारा किसी एक रो जो है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? या अगर मेरे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस चल रहे हैं, ठीक है? तो अगर एक ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हुआ और वो बैच में चल रहा है, तो वो सारा का सारा जो है वो रोल बैक हो जाना चाहिए। तो रोल बैक का कमिट का कांसेप्ट आप समझ रहे हैं? अगर मेरे 5 क्वेरी एक साथ चल रही है, ठीक है? तो वो पाँचों क्वेरी जो है वो या तो एग्ज़ीक्यूट हो पाँचों एक साथ, या फिर एक भी ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे कमिट और रोल बैक में। नेक्स्ट इज़ डेटा सिक्योरिटी। देखिए, डीबीएमएस जो है, वो डीबीएमएस क्या है, या किसी भी डिजिटल डेटा पे अगर आप बात करें, तो आजकल सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है? क्यों सिक्योरिटी पे देखिए ध्यान दिया जाता है? क्योंकि आजकल हैकर्स जो हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपके एप्लीकेशन के थ्रू आपके डेटाबेस तक पहुँच जाएँ और वहाँ से वो अपनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज गेट कर सकें। इसीलिए आजकल जो है वो यूज़र नेम, रोल्स, परमिशंस, पासवर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप आई डोंट नो कि आप लोगों ने डिनायल ऑफ सर्विसेज़ देखा है? नाम सुना है, सॉरी, डिनायल ऑफ नो सर्विसेज़ सर। का आइडिया है? हेलो सर। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विसेज़ बेसिकली क्या हो गया कि अगर मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है? और हमने एप्लीकेशन में ये लूप होल छोड़ रखा है कि किसी एक यूआरएल से डायरेक्टली हमारे डेटाबेस को हिट किया जा सकता है, जो एप्लीकेशन से कनेक्टेड है डेटाबेस। तो अगर उस यूआरएल को कोई लूप में रन कर दे 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, और आपने अपनी एप्लीकेशन में ये सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है कि सेम यूआरएल अगर मेरा विदिन सम टाइम फ्रेम जो है वो कॉन्स्टेंटली एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए किसी लेवल पे, उसके बाद वो डेटाबेस तक रीच ही ना कर पाए।
तो इससे क्या होगा, देखिए डेटाबेस का ना एक लिमिटेड होता है कनेक्शंस। अब अगर वो 1000 टाइम्स एक केवल एक पर्सन जो है वो हिट कर दे, तो वो उतने सारे कनेक्शंस तो उसने क्या किया, लॉक कर दिया। तो बाकी लोग जब आएँगे, तो वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाएँगे। दिस इज़ कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज़। मेबी आपने ओएस में या इसमें डीबीएमएस में कहीं न कहीं स्टडी किया होगा। देखिएगा ये पॉइंट होगा, आपके पढ़ने में है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डेटा कनकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, देखिए ये 3-4 चीज़ें आपको रटना नहीं है, याद रखिएगा, रटना नहीं है, समझना है कि अगर मेरा डेटाबेस है तो वो सिक्योर तो होना ही चाहिए। डेटाबेस है, इसका मतलब कई लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो जब कई लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो सिंक्रोनाइज़्ड होना चाहिए, यानी कनकरेंसी जो है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए माइंड में कि अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई, शेयर्ड है, कई लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यानी कनकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने का कंट्रोल डीबीएमएस के पास होना चाहिए। ठीक है? डेटा हमारा सिक्योर होना चाहिए। अगर ट्रांज़ैक्शंस हमारी बैच में चल रही है, तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए, है ना? कि या तो सारी ही ट्रांज़ैक्शंस रन कर जाएँ या एक भी ना करे, ठीक है? इसके अलावा रिट्रीवल यानी डेटा मेरा स्टोर्ड है हार्ड डिस्क में, उसको रिट्रीव करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो बस की पॉइंट्स आपको याद रखना स्टोरेज, रिट्रीवल, कंकरेंसी कंट्रोल, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। अब डेटा जब आप स्टोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास जो है डेटा के बैकअप का भी ऑप्शन होना चाहिए। बैकअप का ऑप्शन क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर आपका डेटा है, तो आज हो सकता है कि डेटा कुछ हो, दूसरे दिन डेटा उसमें कुछ और हो सकता है, तीसरे दिन कुछ और हो सकता है। तो अगर डेटा जो है वो मेरा अच्छा हार्डवेयर में स्टोर है, कहीं न कहीं ये हार्डवेयर में ही स्टोर्ड है। वो हार्डवेयर फ़ेल भी हो सकता है। जैसे अभी वन ऑफ यू हैड सेड कि एक लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन था, वो लैपटॉप अभी क्रैश कर चुका है, तो हम डेटा जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बीच-बीच में जो है डेटा का बैकअप जो है, आप किसी दूसरे डिवाइस में इसको रखते हैं, ठीक है? और उस बैकअप को आप जब चाहें तब रिस्टोर कर सकते हैं। अब देखिए जो जनरली आप फाइल्स जो होते हैं उसको तो सिर्फ़ आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो डेटाबेस हमारा होता है, उसका जब बैकअप और रिकवरी आप लेते हैं, तो उसके वो डिफरेंट फाइल एक्सटेंशन में होता है, वो डॉट एसक्यूएल में भी हो सकता है, डॉट टार में भी उसकी बैकअप हो सकती है, ठीक है? एक्सटेंशन में मत जाइए, मेन मोटो ये है कि जो मेरा डेटा है उसका मैं एक बैकअप कॉपी जो है वो बनाकर कहीं और रख सकूँ और कोई एक टूल हो जो जब भी मैं चाहूँ कि हाँ, आज से 10 दिन पहले मेरा क्या डेटा था उसको मैं रीस्टोर करके देख पाऊँ। सो दिस इज़ द बैकअप एंड रीस्टोर प्रोसेस ऑफ एनी डेटा कि अगर मेरा डेटा करप्ट कर गया जैसे आज सपोज़ आपका कोई एप्लीकेशन है, ठीक है? बाय मिस्टेक ऐसा हुआ कि आपसे कोई क्वेरी चली और आपका डेटा डिलीट हो गया किसी टेबल का। ठीक है? तो आप क्या करते हैं, अगर आपने इसका प्रिवेंशन कर रखा है कि आप डेली जो है एक बार इसका बैकअप लेकर रख देते हैं कहीं अपने हार्ड डिस्क में, तो आप उसको दोबारा रीस्टोर करके जो है जो डेटा डिलीट हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है? या फिर रिकवर कर सकते हैं अगर रिकवरी टूल है तो, उसकी हिस्ट्री के थ्रू क्योंकि डेटा वो कहीं न कहीं आपका रहता ही है डीबीएमएस एप्लीकेशन के पास। ठीक है? नेक्स्ट है कि डेटा रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। आपके देखिए जब आप डीबीएमएस को यूज़ करते हैं, उसपे एसक्यूएल क्वेरीज़ आप देते हैं, तो हर एक एसक्यूएल क्वेरी अलग-अलग टाइम लेता है। इसका मतलब है कि हर एक क्वेरी में कुछ ऐसे कीवर्ड हैं ऐसे कीवर्ड्स हैं, जो उस क्वेरी को या तो स्लो कर रहे हैं या तो फ़ास्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग कभी रन करके देखिएगा कि अगर आप कोई एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है सपोज़, ठीक है? तो अगर आप सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, जितना टाइम लगा डेटा रिट्रीव होने में, अब आप उसके आगे लगा दीजिएगा ऑर्डर बाय, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम लगा दीजिएगा या रोल लगा दीजिएगा या किसी सब्जेक्ट पे लगा दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि टाइम जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर बाय ने जो रिट्रीवल स्पीड थी, उसको स्लो कर दिया। है कि नहीं? तभी तो टाइम ज़्यादा लगा। तो इस तरह से जो हमारा डेटा है, हम उसके ऊपर एनालिसिस भी कर पाएँ क्वेरीज़ को लेकर, ठीक है? और हम उससे रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर पाएँ। तो रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पर्पज़ के लिए भी आपका यूज़ हुआ। तो इस तरह से आपने क्या-क्या देखा? माइग्रेशन पे आते हैं, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि डीबीएमएस किस-किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है? यस सर। क्या कोई अगर मेरा एक डीबीएमएस है, तो उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, वो क्या-क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर पाए? स्टोरेज
रिट्रीवल, इंटीग्रिटी, बैकअप एंड रिस्टोर, सिक्योरिटी, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, रिकवरी फीचर, देन आपका माइग्रेशन हो गया। अच्छा, माइग्रेशन क्या है? एनीवन हैविंग आइडिया? हम सर एक जगह से जैसे किसी दूसरे जगह पे करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये तो बहुत लेमन लैंग्वेज हो गया, थोड़ा और बताइए प्रोफेशनल लैंग्वेज में। देखिए, माइग्रेशन का मतलब हो गया है कि डेटाबेस जो आपका अभी किसी एक लैंग्वेज में है, ठीक है, या किसी एक इन्वायरमेंट में है, या किसी एक सिस्टम में है, वो अगर किसी दूसरे सिस्टम में अब मूव कर रहा है, तो वो उसके कंपैटिबल हो जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आज आपका एप्लीकेशन जो है वो ओरेकल डेटाबेस का यूज़ कर रहा है, ठीक है? किसी समय ऐसा हुआ कि ओरेकल डेटाबेस चूँकि पेड है और महँगा है, और आपके प्रोजेक्ट में फंडिंग जो है वो कम हो गई है, तो अब आप कॉस्ट कटिंग करने का सोचेंगे। तो आप सोचेंगे कि कॉस्ट कटिंग जब करना है तो मैं किसी दूसरे सस्ते डेटाबेस में मूव कर जाऊँ, जिसका कॉस्ट ओरेकल से कम हो। अब ज़रूरी नहीं कि जो क्वेरीज़ आपने लिखी है ओरेकल का यूज़ करते वक़्त, वो क्वेरी आपके कंपैटिबल हों किसी दूसरे डेटाबेस के लिए जो आप यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ओरेकल और आपके कॉलम में पड़ा हुआ नल वैल्यू, तो आप कॉल एएससी करके जो है, आप उस एनवीएल की जगह, सॉरी, नल की जगह ब्लैंक गेट कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी में। लेकिन जब आप पोस्टग्रेस में आते हैं तो वो कॉल एएससी की जगह एनवीएल यूज़ होता है, ठीक है? तो इस तरह से छोटे-छोटे सिंटैक्टिकल चेंजेज़ जो आते हैं, प्लस हो सकता है कि स्ट्रक्चरल लेवल पे भी उसके स्टोरेज में चेंज हो, तो इसके लिए क्या होता है कि एक टूल यूज़ होती है। वो टूल क्या करता है कि एक एनवायरनमेंट में जो डेटाबेस है, उसको कन्वर्ट करके उस डेटाबेस को, और उसके स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके वो दूसरे एनवायरनमेंट में अ, उसको मतलब कन्वर्ट कर देता है। एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में उसे कन्वर्ट कर देता है। सो दैट अब जो नया डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएँ अपने डेटा को। माइग्रेशन का मतलब हो गया कि बेसिकली कि डेटाबेस हमारा एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव हो रहा है, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए वो हमें फीचर प्रोवाइड करे। जैसे आपने देखा होगा इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग यूज़ करके जो है परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग की वजह से रिट्रीवल फ़ास्ट हो जाता है, और जैसे ही रिट्रीवल फ़ास्ट हुआ, ठीक है? उसके बाद तो फिर रिपोर्ट भी फ़ास्ट बनेंगे, अपडेशन भी फ़ास्ट होगा, डिलीशन भी फ़ास्ट होगा, ठीक है? मेनली होता है रिट्रीवल इसका, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है इतने फीचर्स होने चाहिए। हमारा एक डीबीएमएस जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए, ठीक है? इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, है ना? कंकरेंसी कंट्रोल से क्या समझे आप? निरुपम? यस सर। कंकरेंसी कंट्रोल का क्या मतलब है? यहाँ पे? करेंसी कंट्रोल मतलब कि सर बहुत सारा जो भीड़ रहता है सर उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। मतलब अगर ये कोई एक डेटाबेस है, उसमें सर मतलब एक्सेस आ गया है, जो एक लिमिट से ज्यादा भीड़ आ गया है, तो सर उसको कंट्रोल डीबीएमएस करता है, उसी को सर करेंसी कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम अगर अकर हो रहा है तो उसको हैंडल किया जाए, ठीक है? यस सर। ओके। सो बेसिकली सर यस। सर डेटा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मतलब बता दीजिए थोड़ा। हाँ, डेटा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि मेरा डेटा अगर स्टोर्ड है, तो डीबीएमएस जो है वो मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि उसके परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज भी कर पाएँ। जैसे टेबल में अगर मेरा डेटा है, ठीक है? तो वो उसके ऊपर मुझे कुछ ऐसा की इम्प्लीमेंट करने का फीचर दे, या इंडेक्स क्रिएट करने का फीचर दे, या इंटरनली वो उसके साथ एक कोई ऐसी आईडी अटैच कर ले, ठीक है? जिससे रिट्रीवल फ़ास्ट हो जाए। क्योंकि अगर 100 या 1000 रिकॉर्ड हैं, तब तो पता नहीं चलेगा स्लोनेस। लेकिन अगर लाख में हो रिकॉर्ड,
तो उसको गेट करने में बहुत टाइम लगाएगा। और स्पेशली व्हेन आप सारा डेटा बिना किसी कंडीशन के एक्सेस कर रहे हैं, तब तो फिर भी बेटर है। अगर आपने उसमें कंडीशन इम्प्लीमेंट कर दिया, वेयर कंडीशन के साथ कुछ कंडीशंस लगा दिए या उनकी ऑर्डरिंग मेंटेन कर ली, तो वो डेटा बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो हमें डीबीएमएस जो है वो इस तरह से फीचर दे कि हम किसी कॉलम पे इंडेक्सिंग क्रिएट कर दें। चाहे एक कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करें, चाहे एक से ज़्यादा कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करें। तो उनका वो क्या कहता है कि इंटरनली उनको कंबाइंड करके वो एक अलग समझिए कि की क्रिएट कर लेता है। और जब हम नेक्स्ट टाइम सर्च करते हैं, तो वो क्या करता है उस की में ही सर्च करता है कि ये की अगर अवेलेबल है तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड मुझे पुश कर देना है। ठीक है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो रिट्रीवल स्पीड है उसको फास्ट करना, आप ये मान लीजिए एक तरह से। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेरी जो है, कोई रिजल्ट आप बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो कई डेटाबेस ऐसे होते हैं जो कि कॉमन रिजल्ट्स को कुछ देर के लिए अपने पास स्टोर करके रखते हैं। इसके लिए वो अपने पास टेम्पररी मेमोरी एरिया भी अपने पास रखते हैं, जिसे आप कैशे की तरह समझ सकते हैं। ठीक है? कैशे जो है वो टेम्पररी एरिया हो गया जहाँ से वो फास्टर रिट्रीवल होता है डेटा का। कैशे मेमोरी का आइडिया है आप लोगों को? यस सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था सर। इन हुँ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी तो सर समझ में आ रहा था। कैश मेमोरी मेमोरी भी सर कुछ कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जो फोर्थ वाला जो लिखा था इनपुट मेमोरी ऐसे करके कुछ सर, वो नहीं समझ में आया था सर। एक बार कैश मेमोरी और वो जो फोर्थ मेमोरी आप हुँ। सेट वो जो भेजे थे उसमें था, वो दोनों सर एक बार क्लियर कर दीजिए ना। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या था? बता सकते हैं? अच्छा मैं देख लेता हूँ, रुक जा। मेमोरी से है ना? एक मिनट। रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड है ना? ठीक है। ये सर मेमोरी रिलेटेड था सर। सेट नंबर 2 का सर, 17 नंबर। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है एक सर, और एक कैश मेमोरी है सर। हुँ, अभी देखो क्या क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी तो आपका ये रैम हो गया, ठीक है। सेकेंडरी में इट्स लाइक हार्ड डिस्क एंड ऑल, ठीक है। कैशे और इंटरनल इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी बेसिकली रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर का आप ऐसे समझ लीजिए कि सीपीयू जो होता है ना, ठीक है, सीपीयू के पास अपने कुछ मेमोरी होते हैं, ठीक है, जो 2 फॉर्म में होते हैं। एक तो कैशे के में होते हैं और एक होता है रजिस्टर्स के फॉर्म में, जिनकी बहुत कम अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है और वहाँ पे वो लिमिटेड चीज़ें ही रखते हैं। वहाँ पे वो बायोस से रिलेटेड जैसे बेसिक इनपुट, जैसे आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो चीज़ें आपके वो रजिस्टर्स में मेंटेन करता है, ठीक है। वो उसका अपना मेमोरी होता है सीपीयू का। सर वो फोर्थ वाला फोर्थ वाले की जो बात इंटरनल कर रहे हैं। प्रोसेसर देखिए मेमोरी। रजिस्टर भी जो है ना वो बेसिकली एक प्रकार की मेमोरी ही होती है। लेकिन रजिस्टर जो है उस पे आप राइट नहीं कर सकते हैं। वो केवल रीड पर्पज़ से और उसको रीड का एक्सेस भी केवल सीपीयू के पास होता है। तो बेसिकली देखिए किसी ओके भी सर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होती है, वो इन सब जगहों पे ही रखी जाती है। बूट बूट प्रोसेसर बूट करने के लिए सिस्टम को, ठीक ओके है? सर। यस सर, यस सर। इसको आप रजिस्टर मेमोरी की तरह याद रखिए, जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है ना, वो प्रोसेसर के इनसाइड में जो रजिस्टर्स होते हैं, उनमें डेटा स्टोर करने के लिए ये यूज़ होता है। सेकंड फॉर्म में आप इसको यस रजिस्टर के फॉर्म में समझिए। एंड व्हाट अबाउट सर कैश मेमोरी? कैश मेमोरी जो हो गया वो रैम और प्रोसेसर के बीच का एक पार्ट हो गया, ठीक है? एक स्टोरेज एरिया जो काफ़ी फ़ास्ट होता है। वो भी आपका जो है वो टेम्पररी स्टोरेज है। वो उसमें क्या होता है कि डेटा जैसे-जैसे आप पुल करते हैं, तो कोई डेटा जो है वो अगर कंटीन्यूअसली सेम काइंड ऑफ डेटा पुल हो रहा है, तो उसे क्या करता है प्रोसेसर आपका कैशे मेमोरी में स्टोर कर देता है। कैशे मेमोरी को भी आप एक तरह से समझिए कि वो स्टोरेज डिवाइस की तरह है। जैसे आपका हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, उसी तरह से ये भी जो है एक तरह का मेमोरी डिवाइस आप इसको मान लीजिए, जहाँ पर
कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है वो डेटा स्टोर होता है और ये बीच-बीच में खाली भी होते रहता है ये। देखिए, इस तरह से समझिए कि अगर डेटा मुझे पुल करना हो, ठीक है? तो मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? हार्ड डिस्क एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है मेरा रैम, एक ऑप्शन है मेरा कैशे और एक होता है मेरा प्रोसेसर, ठीक है? तो प्रोसेसर जो है और इन सब में सबसे पहले जो है वो किस-किस को सर्च करते जाता है, इनकी एक हायरार्की मेंटेन्ड है, ठीक है? कि वो कैशे में सर्च करेगा, पहले रजिस्टर में सर्च करेगा, फिर कैशे में, फिर मेन मेमोरी में। अब ये सॉरी जो प्राइमरी मेमोरी आपकी है, मेन मेमोरी जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इनको आप इस स्पीड के लेवल पे समझिए। देखिए जो हार्ड डिस्क वगैरह है, वो ऑब्वियसली रैम से स्लो होगा, ठीक है? जो आपका रैम है, वो आपका कैशे से स्लो होगा और जो कैशे है, वो रजिस्टर से स्लो होगा। तो रजिस्टर तो बेसिकली बूट करने के लिए यूज़ होता है, उसका काम तो वहीं खत्म हो गया, उसमें डेटा स्टोरेज नहीं होता। उसके बाद जो फास्टर है, वो है कैशे, यानी कैशे में जो डेटा स्टोर होगा, प्रोसेसर उसको फास्ट वे में रीड कर पाएगा। अगर कोई डेटा रैम में है, तो वो और ज़्यादा स्लो रीड होगा और रैम के बाद जो अगर फ्लॉपी डिस्क में है या सीडी में है या हार्ड डिस्क में है, तो वो और स्लो रीड होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कैशे जो है वो बहुत ही फास्टर होता है। यस सर, समझ गए सर। इसको आप समझने के लिए अपने माइंड में समझने के लिए आप इसको डिस्टेंस लेवल पे समझिए और इस तरह से समझिए कि कौन स्लो है, कौन फास्ट है। फिर आप अच्छे से समझ पाएँगे कि हाँ, कौन-सा यूज़ करना चाहिए पहले। ठीक है? प्रोसेसर जो है वो कैसे कैसे फास्टर होता है कंपेयर टू रैम, रैम फास्टर होता है कंपेयर टू हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। यस सर, समझ गए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग डीबीएमएस में आते हैं, ठीक है? तो बेसिकली देखिए डीबीएमएस में जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं इसमें एक चीज़ आप और ऐड कीजिए, टेबल और डेटाबेस के बीच में, वो आपका है स्कीमा। स्कीमा का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली ये जो है आपका लॉजिकल पार्टीशन हो गया। कि मेरा एक डेटा क्या हो गया, वो द बेसिक थिंग कुछ भी हो सकता है ये डेटा में। डेटा में जो है आपका कोई एक नंबर हो सकता है, ये कोई एक कैरेक्टर हो सकता है, ये इमेज हो सकता है, ये ऑडियो हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है। तो डेटा कैन बी एनीथिंग व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड हैविंग सम पार्टिकुलर मीनिंग। इसका कोई एक खास मीनिंग हो, वो डेटा हो गया हमारे लिए, वो यूज़फुल डेटा हो गया। देखिए डेटा भी 2 तरह का हो सकता है, नेसेसरी डेटा और अननेसेसरी डेटा। नेसेसरी डेटा में जो हमारे काम का हो, जिसका कुछ मीनिंग हो। अननेसेसरी डेटा आप एबीसीडी कुछ भी टाइप कर दीजिए, ठीक है? तो वो भी डेटा ही, लेकिन आपका वो किसने काम का है, वो आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया डेटा। जैसे मैंने लिखा निरूपम, निरूपम अगर एक सिंगल जो मैंने वर्ड लिखा, दैट इज़ अ डेटा। कॉलम में स्टोर हो रहा है मेरा निरूपम। अब अगर मैं निरूपम के साथ इसकी रोल आईडी भी ऐड कर दूँ, इसका एड्रेस भी ऐड कर दूँ, इसका सब्जेक्ट का कुछ मार्क्स भी ऐड कर दूँ, तो ये मेरा एक कंप्लीट रो बना दिया इसने, ठीक है? इसने एक कंप्लीट रो बना दिया और वो रो इज़ बेसिकली अ रिकॉर्ड और इस तरह के मल्टीपल रोज़ को मिलाकर जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं, वो कहलाया मेरा टेबल्स। और मल्टीपल टेबल्स एंड फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स वो क्या हो सकता है मेरा एक स्कीमा के अंदर हो सकता है और कई सारे स्कीमा जो है वो एक डेटाबेस के अंदर हो सकते हैं, ठीक है? अब स्कीमा जो है वो आप लोगों के लिए अलग कंसेप्ट आ गया। कितने लोग हैं जो स्कीमा से परिचित हैं? कितने लोगों को आइडिया है कि स्कीमा होता क्या है? एनीवन हैविंग आइडिया? यस, अदिति बताइए। सर बेसिकली स्कीमा जो है वो लेआउट लॉजिकल लेआउट प्रोवाइड करता है जिसमें कैसे टेबल बेसिकली हम लोग का दिखेगा वो बताता है। ये इसमें लॉजिकली प्रेजेंट होता है ये क्या बोलते हैं डेटा फिजिकली फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर लिख पाऊँ
चलिए इसके अंदर ही करते हैं। ये सपोज मेरा है वोट मान लीजिए। अब इसमें अगर मेरे पास क्या है कि ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। अब ऐसा ही ब्लॉक्स जो है, अगर मैं इसके कलर कहाँ गया, 1 सेकंड, या फिर मैं 1 मिनट, डेटाबेस मेरे पास है कि नहीं? डेटाबेस तो अभी कनेक्ट हो नहीं पाएगा। मैं यहाँ पर ही दिखाता हूँ, कुछ लॉजिक ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को शायद कुछ समझ में आ जाए इससे। देखिए अगर, ठीक है, अगर मेरा इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर स्ट्रक्चर क्रिएट हो पाया तो ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह के कई डेटा हो, ठीक है, ये सपोज मेरे पास ये डिफरेंट डेटा है, ठीक है, इंडिविजुअल, इसमें कुछ लिखा हुआ नेम, रोल नंबर, इस तरह से। तो ये जो है, जब ये मिलकर एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, तो आप इसको एक रिकॉर्ड समझ सकते हैं। अब इस तरह के मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं, इस तरह के मल्टीपल रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस तरह के अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स जब स्टोर होंगे जिस लॉजिकल स्ट्रक्चर में, उसे कहेंगे टेबल। समझिए, ये सारा लॉजिकल स्ट्रक्चर ही है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर कई सारे लॉजिकल स्ट्रक्चर एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, वो रिकॉर्ड बना। अगर ये कई सारे इस तरह के रिकॉर्ड हम जिस लॉजिकल स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, उसे टेबल कहते हैं। कई सारे टेबल जो हैं, वो जिस लॉजिकल स्ट्रक्चर में स्टोर किए जाते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। और कई स्कीमा जो है, वो जिस लॉजिकल स्ट्रक्चर में रिलेट करते हैं, जिस लॉजिकल स्ट्रक्चर के में अटैच्ड होते हैं, उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, यानी हायरार्की कैसे है? अगर कल को कोई आपको कहे हायरार्किकल लेवल पे इसको ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? पहला, सबसे लोएस्ट पे क्या रहेगा? सबसे लोएस्ट पे आपका हो गया रिकॉर्ड्स। डेटा। सबसे लोएस्ट पे डेटा, कई सारे डेटा मिलकर रिकॉर्ड्स, कई सारे रिकॉर्ड्स मिलकर टेबल्स, कई सारे टेबल्स मिलकर स्कीमा। स्कीमा के अंदर टेबल भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, प्रोसीजर भी हो सकते हैं। सो बेसिकली आप इसको ये समझिए कि टेबल, फंक्शन, प्रोसीजर, ये सब जो है, ये सब एक स्कीमा के अंदर हो सकते हैं। और कई सारे स्कीमा जो है, वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। मेरे ख्याल से देखिए, डेटा, रिकॉर्ड और टेबल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इतने तक में तो आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि डेटा जो है वो मिलकर रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड्स मिलकर टेबल बनाते हैं, और टेबल्स मिलकर स्कीमा क्रिएट करते हैं, और कई सारे स्कीमा या एक सिंगल स्कीमा जो है वो डेटाबेस के लोअर हायरार्की पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमेशा। ये बेसिकली लॉजिकल पार्टीशंस ही हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरा है, ये मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, ये मेरा डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये रिलेटेड डेटा मिलकर इन्होंने रिकॉर्ड्स क्रिएट किया, और कई सारे रिकॉर्ड्स ने मिलकर एक टेबल क्रिएट किया। इस तरह के कई सारे टेबल्स जो हैं, वो आपके मिलकर बनाएंगे, एक स्कीमा के अंदर स्टोर किए जाएंगे लॉजिकली, और कई सारे स्कीमा जो है वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इन ये जो रोज हैं, इनको टपल भी कहते हैं, और जो कॉलम्स हैं, उनको आप फील्ड्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, और डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गए कलेक्शन, कुछ टेबल्स के एग्जांपल हो गए कि आप इस तरह के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। ये बेसिकली असाइनमेंट्स हैं। आई थिंक आप लोगों ने, और कई लोगों ने 2 मंथ के जो प्रोजेक्ट था उसमें बनाए भी थे आप लोगों ने, राइट?
Yes, sir. Okay. So we'll move to the management system next. कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करना है Yes, क्लास? sir. ठीक है, ओके। सो अब आते हैं हम लोग अपने मैनेजमेंट सिस्टम पे। ठीक है, कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो हो गया वो बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ भी लिया इसको कि जो डीबीएमएस हमारा है वो बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ या कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होता है, जिसमें हम अपने कुछ कोड्स लिखते हैं अपने यूज के लिए, ताकि हम इंफॉर्मेशंस जो है उस कोड के थ्रू एक्सेस कर पाएँ। तो डीबीएमएस इज़ ऑल्सो लाइक अ सॉफ्टवेयर, ए सेट ऑफ प्रोग्राम हो गया, जो हमारा डेटा स्टोर्ड है कहीं उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है? और जो हमारा डेटा है वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में होता है। डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, जो अभी आपने देखा कि डेटा रहेगा, वो डेटा जो है वो लॉजिकली बाइंड होकर रिकॉर्ड के फॉर्म में होगा। कई सारे रिकॉर्ड्स जो है वो बाइंड होकर टेबल के फॉर्म में होगा। कई सारे टेबल्स, फंक्शंस एंड प्रोसीजर जो है वो लॉजिकली बाइंडेड होंगे किसी स्कीमा के साथ, और कई सारे स्कीमा या एक स्कीमा जो है वो मिलकर वो बाइंडेड होगा किसी डेटाबेस के अंदर। ठीक है? तो जो ये तो आपके की एरियाज़ हैं, ये आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि बैंकिंग्स वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है? ये है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम है टू एक्सेस द डेटा। ठीक है? इतना याद रखना है। एडवांटेजेस में आपके देखिए किसी एक डीबीएमएस को जो आप यूज़ करते हैं, तो उसके की एरियाज़ तो आप लोगों ने अभी पढ़ा ही था। ठीक है? अब उसके एडवांटेज क्या हैं? इस एडवांटेज को समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल वाले से इसको कंपेयर कीजिए। ठीक है? कि अगर आपके पास ट्रेडिशनल डेटा हो कोई, तो वहाँ पे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगे, वही प्रॉब्लम जो है यहाँ हट जाएँगे और वो एडवांटेज बन जाएँगे डीबीएमएस के। जैसे अगर ध्यान दीजिए, इसको बस यही समझना है कि ट्रेडिशनल में जो हमारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होकर एडवांटेज बन गई। जैसे अगर मैं कोई डेटा जो है वो किसी पेपर पेन में रख रहा हूँ, ठीक है? और मुझे उसे मॉडिफ़ाई करना है, या सेम काइंड ऑफ डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार रिपीट करना पड़ेगा। हर बार रिपीट करना पड़ सकता है मुझे, तो वो डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम बन गया। फाइल कीपिंग के केस में ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? तो उस डेटा रिडंडेंसी को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको थोड़ा और एक तरह से समझिए कि अगर एक जो इन्फॉर्मेशन है, एक पेज जो है वहाँ पे आप रख रहे हैं किसी एम्प्लॉयी का इन्फॉर्मेशन, और बाद में जो है आप इसी को कहीं और रख रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि वो सारा का सारा डेटा फिर उस फाइल में रखना पड़े। ठीक है? यहाँ पे आप रिलेट नहीं कर सकते हैं लॉजिकली। अगर पेपर फॉर्मेट में है तो आप उसको लॉजिकली रिलेट नहीं कर सकते हैं, कि लॉजिकली रिलेट आप किसको करते हैं? डिजिटल फॉर्मेट को ही करते हैं। ठीक है? जहाँ पर रिडंडेंसी कम होती है। इसके अलावा एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसीज़ ऑफ डेटा। अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है? और हैंड रिटन हम उसको मैनुअल जो है अपडेट कर रहे हैं, तो इसके चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं कि मैंने एक जगह जो सही किया है, हो सकता है वो दूसरे जगह सही ना हुआ हो। ठीक है? बेटर सर्विस टू यूजर्स। ऑब्वियसली जिसको हैंडल करना आसान हो, सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। आपने जो पेपर में लिख दिया, वो उस पेपर में ही रहेगा। आप उसको अपडेट ईज़िली नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को डीबीएमएस सिस्टम में डेटा स्टोर किया है, तो अभी आपने सुना था कि माइग्रेशन, यानी अगर आज मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना हो, तो मैं ईज़िली मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे टेबल्स को एक से ज़्यादा में ब्रेक करना हो, तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक पेपर है, उस पे आपने 10 कॉलम की लाइनिंग लगा रखी है, उसको अगर आप अलग-अलग करना चाहें, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पेज को वो फाड़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल, हटाना पड़ेगा। या अगर मेरा फ़ोल्डर में, आप इसको समझ लीजिए कि अगर मेरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में ही बना हुआ है, उसको अगर मुझे ब्रेक करना रहे कि इस फ़ोल्डर में 50 हैं, इसको मुझे 5-5 में अलग-अलग फ़ोल्डर में डालना है, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि यही चीज़ डीबीएमएस में कितनी आसानी से हो जाती है। इंटीग्रिटी मेंटेन करना, अच्छा स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स होता है। कोई भी अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं वो ऑब्वियसली किसी न किसी स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करता है, ठीक है? सिक्योर्ड हुआ आपका,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, इसका मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो आप डीबीएमएस में अपने डेटा को भी कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल है उससे तो ईजिली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी भी जो है वो ईजिली आपका हो जाता है। ये आपका है एडवांटेजेस फॉर कन्वेंशनल फाइल सिस्टम्स, डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए। अच्छा देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है अगर एडवांटेज है तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा ट्रेडिशनल कोई स्टोरेज मैकेनिज्म है तो हो सकता है कि आप कोई भी नॉर्मल आदमी कोई आए, उसको आप जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो आप उसकी थोड़ी ट्रेनिंग देकर आप उससे वो काम करा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा डेटाबेस कोई हैंडल करने वाला है तो ऑब्वियसली उसके लिए उसका स्पेशलिस्ट चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो ऑब्वियसली इसकी स्टडी, इसकी मैनेजमेंट भी कॉम्प्लेक्स रहेगी। ठीक है, दूसरा है, ये जो है आपका जैसे-जैसे डेटाबेस का साइज़ बढ़ते जाएगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। जब ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो आपको उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इम्प्रूव करते हैं, जैसे अभी अगर हार्डवेयर जो है वो आपका सपोज़ 10 जीबी का है आपके पास, लेकिन धीरे-धीरे करके आपके डेटाबेस का साइज़ इतना हो गया कि अब वो 10 जीबी सफिशिएंट नहीं है हार्ड डिस्क। देन व्हाट यू विल डू? यू विल ऐड एडिशनल रिसोर्स, यानी अब आप जो है एक और 10 जीबी का, या रैम जो है अगर 2 जीबी का है, अब जो है 2 जीबी से काम नहीं हो रहा है तो आपने 2 जीबी का एक और अटैच किया, पहले 4 किया फिर 8 किया, तो इस तरह से आपका कॉस्ट भी इसमें बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर डेटाबेस का एक पार्ट करप्ट हो गया, यानी कोई सॉफ्टवेयर फेल्योर हो गया, तो हो सकता है कि हम उस डेटाबेस को उस समय यूज़ ना कर पाएँ, हमें रिकवरी की ज़रूरत पड़े। ठीक है? इसके अलावा जो है उसको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने 2 मंथ वाले में नहीं पढ़ा था, ये आपका है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है? टाइप्स ऑफ डेटाबेस में जो आता है वो एक तो होता है सेंट्रलाइज़्ड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और एक होता है क्लाउड। आज के डेट में देखिए क्लाउड रिलेटेड डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। चाहे वो अमेज़न वेब सर्विसेज़ का हो, चाहे गूगल एज़्योर वगैरह हो, वो सारा जो है क्लाउड पे आजकल काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रलाइज़्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। देखिए, सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस का मतलब हो गया कि आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आपका कॉलेज है एनएसयू। अब एनएसयू के अंदर जो है आपके कई सारे डिपार्टमेंट हैं। एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, लेकिन हो सकता है कि फैकल्टी डिपार्टमेंट है, ठीक है? स्टूडेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो जब और ये सब क्या करते हैं? हो सकता है ये अलग-अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे। स्टूडेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर जो साइट अवेलेबल है, हो सकता है फैकल्टी का उसमें लॉगिन वगैरह ना हो। फैकल्टी के लिए अलग लॉगिन हो जहाँ वो अपना अटेंडेंस मेंटेन करते होंगे, अपनी लीव मेंटेन करते होंगे, जहाँ पे उनका सैलरी मेंटेन होता होगा। ठीक है? या फिर आपके कॉलेज में मटेरियल जो परचेज़ की जाती होगी, तो वो एमएमजी डिपार्टमेंट होगा, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, वो अपना एक अलग सॉफ्टवेयर मेंटेन करता होगा। अब इन सब सॉफ्टवेयर का क्या है कि अगर मान लीजिए कि इन भले ही एप्लीकेशन अलग-अलग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉलेज में एक सर्वर ऐसा होगा या एक सिस्टम ऐसा होगा, जहाँ पर डेटाबेस इंस्टॉल्ड किया गया होगा और उसी डेटाबेस को ये सारे एप्लीकेशन एक्सेस करते होंगे। ठीक है? और वो सारा जो है इवनिंग में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो डेटा जो है वो उस सर्वर पे लोड कर दिया जाता होगा। ठीक है? तो इस तरह से ये जो है वो सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस हो गया, यानी एक सिस्टम को हमने डेटाबेस इंस्टॉल किया एक सिस्टम में और अलग-अलग एप्लीकेशंस के थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है? ये मेरा कोई एक सिस्टम, कोई एक मेरा कंप्यूटर सिस्टम हो गया जिस पे मैंने डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया है, और बाकी सारे जो सिस्टम हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज़ हैं, सेल्स हैं, एचआर हैं, उनका एप्लीकेशन जो है वो इसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है।
ठीक है, लोकल नेटवर्क का यूज़ करके या कम्युनिकेशन का लिंक यूज़ करके जो है वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, अगर इसको सेल्स का डेटा देखना है, तो ये डेटा भी इसके पास है, एक्सेस कर पा रहा है। फाइनेंस को अगर एचआर का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका भी डेटा देख पा रहा है। यानी एक सिस्टम पे डेटाबेस है और बाकी सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ठीक है सर। आर्किटेक्ट यस बताइए अदिति। सर सेंट्रलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्लाउड स्टोरेज है क्या? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में आप क्लाउड स्टोरेज कर भी सकते हैं, बस सेंट्रलाइज्ड बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप समझ लीजिए। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो यूज़ हो सके, किसी एक के लिए। ठीक है? क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क्स पे ही यूज़ होते हैं। अगर वो सेंट्रलाइज्ड हो गया और वो क्लाउड पे हो गया, तो फिर तो वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइज्ड बेसिकली एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर एक कोई कंपनी है, उसके अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं अलग-अलग जगहों पे, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कह सकते हैं उसको। ओके सर। सेंट्रलाइज्ड का एग्जांपल दीजिए। अदिति, सेंट्रलाइज्ड का एग्जांपल दीजिए। यस सर। सेंट्रलाइज्ड का एग्जांपल दीजिए। सर जैसे कि AWS होता है और क्लाउड स्टोरेज जैसे डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। फिर गूगल ड्राइव ले सकते हैं सर। गूगल ड्राइव क्लाउड पे हो गया एक तरह से। सॉरी। गूगल ड्राइव जो है, वो देखिए सेंट्रलाइज्ड बेसिकली आप समझिए कि छोटे लेवल पे जो है, वो हो गया सेंट्रलाइज्ड। ओके सर। ठीक है? और क्लाउड सर्वर जो है, वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू अगर कनेक्टेड है। सेंट्रलाइज्ड जो है, वहाँ पे इंटरनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लोकल नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड, स्मॉल लेवल पे जो है, स्मॉल स्केल पे जो है। इसी को जब सर आप जैसे कि सर्वर। हाँ, सर जैसे आपका एनएसयू कॉलेज है, ठीक है? एनएसयू यस सर। कॉलेज में सॉरी नो सर कंटिन्यू। ओके, देखिए दोनों को बेसिकली इस तरह से याद रखिए, कांसेप्ट दोनों जगह सेम ही यूज़ हो रहा है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है और ये क्वेश्चन आना भी वाजिब है। देखिए, कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम ही यूज़ हो रहा है कि एक सेंट्रल लोकेशन पे हमारा डेटाबेस रखा हुआ है, उसको अलग-अलग लोग एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि अगर हम सेंट्रलाइज़्ड की बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए होता है और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा हो। हो सकता है कि लोकल नेटवर्क का यूज़ करके ही, ठीक है, विदाउट इंटरनेट लोकल नेटवर्क का यूज करके ही ये इथरनेट का या वाईफाई के थ्रू जैसे भी आपस में कनेक्टेड होकर ये इस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। इसी को जब आप ब्रॉड लेवल पे आते हैं, जब एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहे हो, एक से ज़्यादा लोग वर्चुअली इसको यूज कर रहे हो, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जब इसको बड़े पैमाने पर ले जाते हैं, देन इट बिकम्स क्लाउड। गेटिंग? दो मेन डिफरेंस याद रखिएगा। स्केल, सेंट्रलाइज स्मॉल स्केल पे है, क्लाउड लार्जर स्केल पे है। सेंट्रलाइज में इंटरनेट हो जरूरी नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क पे भी काम होता है। क्लाउड में इंटरनेट इज रिक्वायर्ड एंड ऑल द सिस्टम्स जो है, जो वर्चुअली इसको यूज कर रहे हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। अच्छा, एक और चीज है, क्लाउड वाला जो सर्वर है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि एक जगह पे हो। क्लाउड वाले सर्वर जो हैं वो अलग-अलग लोकेशंस पे हो सकते हैं और आप जो उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके लोकेशंस को देखेगा कि आपका नियरेस्ट लोकेशन कौन-सा है, वो उस सर्वर से आपका फिर इंटरैक्शन होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर यस मैं सर। बात करूँ अमेज़न की, तो अमेज़न का एक सर्वर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक लोकेशन पे होगा, ऐसा नहीं है। क्लाउड पे वो है, तो क्लाउड का मतलब मान लीजिए आपकी हो सकता है कि वो उसका एक सर्वर जो है वो अ यूके या यूएस में हो, दूसरा जो है वो यूरोप में हो, तीसरा जो है वो इंडिया में किसी लोकेशन पे हो, चौथा जो है सपोज़ दुबई में किसी लोकेशन पे हो या अलग-अलग। आप समझ रहे हैं चीज़ों को मैं जो कहना चाह रहा हूँ? यस अलग-अलग सर। अलग-अलग लोकेशन पे उसके एक से ज़्यादा सर्वर रखे हुए हैं। दे ऑल मे बी इन सिंक और मे नॉट बी।
and they are connected through the internet, and when you are going to access those cloud server, तो आपका नियरेस्ट लोकेशन से वो आपका कनेक्शन क्रिएट करेगा और वहां से आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो देख रहे हैं आप कितना बड़े पैमाने पर ये हो गया, ठीक है। जबकि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस जो हो गया वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसका काम हुआ, बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा, इमेजिन कीजिए। सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है ऑब्वियसली कम कॉस्ट में हो गया। अगर मेरा 4 डिपार्टमेंट इसको यूज कर रहा है, 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट जो है वो इसको यूज कर रहा है, सपोज फाइनेंस, परचेज, एचआर, सेल्स। परचेज को ही कई जगह एमएमजीबी कहते हैं। तो अगर 4 डिपार्टमेंट यूज कर रहा है तो इन चारों ने अपना अलग-अलग डेटाबेस सिस्टम नहीं दिया, एक कॉमन को यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो लेस हो गया, है कि नहीं? अच्छा, ये चूंकि ये सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह के डेटाबेस से अपना डेटा फेच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डेटा परचेज को मिलेगा वही डेटा सेल्स को मिलेगा, वही डेटा फाइनेंस को मिलेगा, वही डेटा एचआर को मिलेगा, यानी कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेस कॉस्टली, कंसिस्टेंट, डेटा मैनेजमेंट का जो है रिस्क कम रहेगा। यानी अगर हमने एक डीबीए रख लिया जो केवल इसको एक्सेस कर रहा है, उसे अपनी क्वेरीज यहीं पे ही चलानी है इसको मैनेज करने के लिए, तो उसका भी कम हो गया कॉस्ट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? एक तो है लार्ज डेटाबेस साइज। अब देखिए, अगर परचेज का डेटाबेस अलग होता, फाइनेंस का अलग होता, सेल्स का अलग होता, एचआर का अलग होता, तो अगर हम एक अमाउंट मान लें तो हो सकता है 1 जीबी में इसका निपट जाता, 1 जीबी में इसका डेटा हो जाता, 1 जीबी में सेल्स का हो जाता, 1 जीबी में एचआर का हो जाता। लेकिन ये चारों डेटा जब एक जगह जा रहे हैं तो ये कुल मिलाकर आप अप्रॉक्स 4 जीबी हो गया, यानी कि डेटाबेस का साइज बड़ा हो गया। जैसे ही डेटाबेस का साइज बड़ा हुआ, इसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसको रिप्लेस या अपडेट करना नए डेटाबेस में इतना आसान नहीं होगा, और अगर ये डेटाबेस सर्वर जो है वो मेरा किसी वजह से स्टॉप हो गया, किसी वजह से इसका कनेक्शन जो है वो बाकी सारे सिस्टम से नहीं हो पा रहा है, तो इस एक के डाउन होने की वजह से सबका काम रुक जाएगा। यानी कि if server fails, entire data is lost, or if the server is stopped, all branches और application will be stopped working, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। देखिए, अब समझिए, अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे, तो ये मेरा क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड। अब हमने एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को कवर किया, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने लूप में लिया, ठीक है, तो हमारा आ गया अमेजन, सॉरी, क्लाउड डेटाबेस। तो इसकी हायरार्की को बेसिस समझिए कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ रहे हैं, इसके आर्किटेक्चर भी चेंज हो रहा है और इसका नेम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सर सो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। नेक्स्ट डे से हम लोग व्यू ऑफ डेटा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एक दिन और थ्योरी क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 घंटे जितने भी लगें, एक दिन और थ्योरी क्लास खत्म करके फिर हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे आएंगे। अगले दिन विल स्टडी एसिड, देन नॉर्मल फॉर्म, देन व्यू ऑफ डेटा, देन डेटा मॉडल्स। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने जो है एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में जो है आप लोग नहीं जानते हैं, जबकि बेसिक चीज है ये। किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो एसिड प्रॉपर्टीज, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, और ये जो अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, सेंट्रलाइज्ड एंड देन क्लाउड